कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अब देखो, पहली बात तो ये है कि राज्यपाल भी नाम मात्र का प्रधान है, तो नाम मात्र के प्रधान के लिए पूरे राज्य से चुनाव कराना अनावश्यक खर्च के बोझ को बढ़ाना होगा। कि अगर राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का चार्ज मिलता है तो उसके वेतन भत्ते उन राज्यों के बीच उसी अनुपात में बांट दिए जाते हैं जो अनुपात राष्ट्रपति निर्धारित करे। राष्ट्रपति किसी विषय को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है जो सलाह मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को दी। तो संविधान में ही राज्यपालों के लिए अलग से शक्तियों का उल्लेख कर दिया गया कि ऐसे अवसरों पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य नहीं करेगा, अपनी मर्जी से कार्य करेगा। जो अंतिम शक्ति है राज्यपाल की वह है क्षमादान की शक्ति या न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की ही तरीके से है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। जब जब राज्यपालों की भूमिका विवादों में होती है तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तनाव भी उभर जाते हैं। कैसे हैं आप सब? नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको इस नए वर्ष में सफलता दे और आप सदैव सत्कर्म की ओर प्रेरित रहें। ईश्वर से यही प्रार्थना है। परिश्रम करते रहिए, तभी सफलता मिलेगी। सफलता के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस जब आप कठोर परिश्रम करते हैं, त्याग करते हैं परिश्रम के साथ, तभी आपको मिलती है। तो परिश्रम करते रहिए, पढ़ते रहिए। जो एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है, यूपीएससी की जो नीड है, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग परिश्रम कीजिए, तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो आज का टॉपिक हम लोगों का संभव की इस सीरीज में स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है। राज्य सरकार में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद से ही पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज राज्यपाल मंत्रिपरिषद के विषय में चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड अगर जो पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे लिंक में आप लिंक को क्लिक कर सकते हैं और पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बैच में आप फ्री इनरोलमेंट है बैच में, और 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के जो प्रोग्राम है उनकी ये डिटेल दी गई है। हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं राज्यपाल के विषय में। सबसे पहले जब हम लोग राज्य सरकार के विषय में पढ़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के विषय में पढ़ते हैं, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 6 में दी गई है, संविधान के भाग 6 में दी गई है। और संविधान के भाग 6 में जो सबसे पहला प्रावधान है वो गवर्नर का प्रावधान है, राज्यपाल का प्रावधान है। तो हम लोग सबसे पहले राज्यपाल के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। गवर्नर, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अब देखो, राज्यपाल का पद और एक उपराज्यपाल का पद होता है, वो अलग होता है। यहाँ राज्यपाल और उपराज्यपाल से कंफ्यूज नहीं होना। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल और उपराज्यपाल का पद ऐसा नहीं होता। एक बात ये पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो राज्यपाल का पद है और उपराज्यपाल का पद है, ये बिल्कुल भिन्न पद हैं। गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। राज्यपाल का जो पद है ये राज्य के लिए है, और जो उपराज्यपाल का पद है वो संघ राज्य क्षेत्र, जिसको हम लोग बोलचाल में केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, दिल्ली, पुडुचेरी, इनके लिए, राज्यों के लिए नहीं है। उपराज्यपाल का पद राज्यों में नहीं होता। उपराज्यपाल का पद केवल और केवल यूनियन टेरिटरीज में होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। इसकी हैसियत संवैधानिक प्रधान की है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की है। उपराज्यपाल की स्थिति कॉन्स्टिट्यूशनल प्रधान की नहीं है। ये यूनियन टेरिटरीज का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं है। क्या है ये बेसिकली प्रशासक है। ये प्रशासक है, राष्ट्रपति का एजेंट है।
जबकि राज्यपाल प्रशासक नहीं है, ये राज्य का संवैधानिक प्रधान है, ये राष्ट्रपति का एजेंट नहीं है, ये राष्ट्रपति का एजेंट नहीं है, ये प्रशासक नहीं है, ये राज्य का मुखिया है, राज्यपाल। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो यूनियन टेरिटरी का मुखिया नहीं है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी का मुखिया राष्ट्रपति होता है, वो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में वहाँ कार्य करता है। ये राज्यपाल और उपराज्यपाल का पद है, इसलिए हम लोग यहाँ उपराज्यपाल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके मन में ये सवाल उत्पन्न हो सकता है ना कि जब राष्ट्रपति पढ़ा तो उपराष्ट्रपति भी पढ़ा। तो यहाँ राज्यपाल पढ़ेंगे, उपराज्यपाल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट पढ़ने जा रहे हैं। और जो उपराज्यपाल का पद होता है वो यूनियन टेरिटरीज के लिए होता है, जिसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। क्योंकि संविधान में केंद्र शासित प्रदेश जैसे शब्द का प्रयोग नहीं है, संविधान यूनियन टेरिटरी कहता है, संघ राज्य क्षेत्र कहता है, इसलिए हमने यहाँ संघ राज्य क्षेत्र लिखा है। क्योंकि अगर संविधान का अध्ययन करते समय संविधान सम्मत शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वो ज़्यादा तर्कसंगत है, ज़्यादा उचित है। आदत नहीं होती है बोलने की, आदत हमारी जो बोलचाल के शब्द हैं वही होती है, लेकिन अगर हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास में शामिल करेंगे तो हो जाता है। तो राज्यपाल और उपराज्यपाल दो अलग पद हैं। राज्यपाल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आर्टिकल 153 कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान भी शामिल कर दिया गया कि किसी एक राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लो अगर किसी राज्य में राज्यपाल का पद अचानक रिक्त हो गया तो क्या होगा? तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो बगल के राज्य का राज्यपाल है उसको भी अतिरिक्त कार्यभार दे दिया जाए। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार ये सब सीमावर्ती राज्य हैं, तो या कोई भी निकटवर्ती राज्य है, तो जैसे अगर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पद रिक्त हो गया, किसी भी कारण से त्यागपत्र दे दें, ऊपर वाला त्यागपत्र ले ले, मृत्यु हो जाए यदि राज्यपाल की, हटा दिया जाए उसे, तो ऐसी दशा में मध्य प्रदेश या बिहार के राज्य के राज्यपाल को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त चार्ज दिया जा सकता है, अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। इस तरीके की व्यवस्था हम लोगों ने संविधान में अपनाई है राज्यपाल के लिए। अब राज्यपाल नियुक्त होगा या निर्वाचित होगा, संविधान सभा में ये बहस का विषय था। राष्ट्रपति तो चुना जाएगा, क्योंकि हमने रिपब्लिक अपनाया है, गणतंत्र अपनाया है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं था, इसमें कोई विवाद नहीं था। लेकिन राज्यों में राज्यपाल निर्वाचित हो या नियुक्त किया जाए, ये विवाद का विषय था, ये चर्चा का विषय था। जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, इसका मतलब है संविधान का जब ड्राफ्ट तैयार हुआ, डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में जो ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी, उसने जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया तो उसने उस ड्राफ्ट में राज्यपाल के जनता के द्वारा चुने जाने का प्रावधान किया कि राज्यपाल को राज्य की जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए, ये व्यवस्था की गई। इसका मतलब है कि हमने अमेरिकन मॉडल अडॉप्ट किया, क्योंकि अमेरिका में जो गवर्नर है प्रांतों में, अमेरिका में जो प्रांतों का गवर्नर होता है, प्रांतों में होता है, वहां पर प्रांत का गवर्नर होता है, वो निर्वाचित होता है, वो जनता के द्वारा चुना जाता है। अमेरिका में ये व्यवस्था है। तो हमने जब प्रारूप संविधान बनाया अपना, प्रारूप संविधान का मतलब जो संविधान का प्रारूप तैयार किया हमने, उस प्रारूप संविधान में हमने इसी मॉडल को अपना लिया, अमेरिकी मॉडल को अपना लिया कि जैसे राष्ट्रपति चुना जाता है वैसे राज्यपाल भी चुना जाएगा। लेकिन जब संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई कि राज्यों में राज्यपाल चुना जाए, तो फिर इसमें कई सारी विसंगतियां नजर आईं। पहली बात तो यह है कि राज्यपाल भी नाम मात्र का प्रधान है, तो नाम मात्र की प्रधान के लिए पूरे राज्य से चुनाव कराना अनावश्यक खर्च के बोझ को बढ़ाना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री वास्तविक मुखिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, संसदीय प्रणाली में, और वो जनता के द्वारा चुना ही जाएगा। छोटे छोटे विधानसभा क्षेत्रों को राज्यों में बांटा जाता है,
विधानसभा से एक-एक विधायक चुन करके आता है, उनमें से जिस दल को बहुमत मिलता है, उस दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है, यही संसदीय परंपरा है। तो मुख्यमंत्री वास्तविक मुखिया है और वो जनता के द्वारा तो चुना ही जाना है। तो राज्यपाल को चुने जाने की क्या ज़रूरत है? अनावश्यक पैसे की बर्बादी होगी। दूसरी बात, अगर राज्यपाल और मुख्यमंत्री अलग-अलग दल के व्यक्ति चुन लिए गए, तो क्योंकि राज्यपाल का निर्वाचन होगा, तो निर्वाचन हमेशा पॉलिटिकल आधारों पर होगा, राजनीतिक आधारों पर होगा। और अगर निर्वाचन राजनीतिक आधारों पर होगा और राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों अलग-अलग दल के व्यक्ति चुन लिए गए, तो फिर सत्ता के शीर्ष पर अनावश्यक संघर्ष बढ़ेगा। दूसरी समस्या ये थी कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री अगर एक ही दल के व्यक्ति चुन लिए गए, दलीय आधार है मान लो, राज्यपाल और मुख्यमंत्री एक ही दल के व्यक्ति चुन गए और वो दलीय स्वार्थ के आधार पर काम करने लगे, जनता के हितों की उपेक्षा करने लगे, तो फिर राज्यों में कैसे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य राष्ट्रीय हित की उपेक्षा न करें, लोकहित की उपेक्षा न करें, स्वार्थों से बचें? तो हमारे लिए एक निष्पक्ष राज्यपाल की ज़रूरत थी और निष्पक्ष राज्यपाल के लिए ये चिंतन किया गया कि ऐसा तब हो सकता है जब किसी दूसरे राज्य के निवासी को उस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाए, राज्यपाल उस राज्य का निवासी ना हो। लेकिन ये निर्वाचन के माध्यम से संभव हो नहीं सकता था। ये एक ही तरीका था जिससे ये बात संभव हो सकती थी और वो तरीका था कि राज्यपाल नियुक्त किया जाए। इसलिए संविधान सभा में जब बहस की गई तो बहस के बाद ये जो मॉडल है ये अस्वीकार कर दिया गया और कनाडाई मॉडल एक्सेप्ट कर लिया गया। कनाडाई मॉडल एक्सेप्ट कर लिया गया और कनाडाई मॉडल में वहाँ का जो राज्य प्रांतों का जो गवर्नर होता है वो केंद्र के द्वारा नियुक्त होता है, केंद्र के द्वारा नियुक्त होता है। इसलिए राज्यपाल को नियुक्त किए जाने की योजना तय की गई। कैसे नियुक्त किया जाएगा राज्यपाल? हमारे यहाँ सिंपल सी बात है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। क्या योग्यता है नियुक्त किए जाने की? बहुत सिंपल सी योग्यता है, भारत का नागरिक होना चाहिए किसी भी पद पर नियुक्त होने के लिए और 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, मिनिमम एज। केवल यही 2 योग्यता है कॉन्स्टिट्यूशन में। हम लोग जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सब पढ़ते हैं तो वहाँ 4 योग्यताएं दी गई हैं। यहाँ राज्यपाल के लिए केवल 2 योग्यताएं दी गई हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए और मिनिमम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। हालांकि राज्यपाल की नियुक्ति में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ परंपराएं अपनाई गई हैं। 2 परंपराएं अपनाई जाती हैं राज्यपाल की नियुक्ति में। संविधान सभा में इस बात पर डिस्कशन भी हुआ, इसे संविधान में लिखा नहीं गया, राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया कि वे उसका पालन करेंगे। पहली परंपरा है कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसे नियुक्त किया जाना है। तो इस परंपरा का पालन होता रहा है, ये परंपरा निभाई जाती रही है। दूसरी परंपरा ये विकसित की गई कि राज्यपाल को नियुक्त करने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श भी कर लेना चाहिए। इस परंपरा का पालन देश में कभी नहीं हुआ। सूचनाएं दी गई लेकिन परामर्श कभी नहीं किया गया। पहले सरकार से लेकर आज तक की सरकार तक इस परंपरा का निर्वाह नहीं हुआ। हाँ, पहली परंपरा जो हमने बताई वो पालन की जाती है और यही कारण है कि राज्यपाल का पद विवादों में भी रहा, क्योंकि राजनीतिक आधार पर नियुक्तियां होती रहीं। इसीलिए सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग, ये 2 कमीशन बनाए गए थे। संघ राज्य संबंधों पर बनाए गए आयोग हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच कैसे बेहतर संबंध हो, उनकी सिफारिश करने के लिए। तो संबंधों के तनाव में राज्यपाल एक महत्वपूर्ण पद रहा है, इसलिए इन्होंने राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। राज्यपाल के पद को अराजनीतिक बनाने के लिए सिफारिशें की हैं और ये कहा है कि राज्यपाल ऐसे ही व्यक्ति को बनाया जाए जो सक्रिय राजनीति में ना रहा हो, सेवानिवृत्त के बाद वो सक्रिय राजनीति में ना आए। सरकारी आयोग ने तो कहा कम से कम 2 वर्षों से सक्रिय राजनीति में ना रहा हो।
मुंशी आयोग ने तो यहाँ तक कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए भी एक कमेटी बनाई जानी चाहिए और उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर नियुक्तियां होनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे रिकमेंडेशन आई हैं। हम लोगों को सरकारिया और मुंशी आयोग की सिफारिशों को एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो जो भी आपके पास कंटेंट होंगे उनमें से एक बार आयोग की सिफारिशों को जरूर देख लीजिएगा। राज्यपाल के लिए भी और संघ राज्य संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं। मेन एग्जामिनेशन में हमें लिखना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो हम रेफरेंस के रूप में इन्हें यूज कर सकते हैं। तो ये राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। राज्यपाल की शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायमूर्ति है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति राज्यपाल को शपथ दिलाता है। राज्यपाल किन चीजों की शपथ लेता है? जैसे राष्ट्रपति की शपथ है वैसे ही राज्यपाल की शपथ है। राज्यपाल पद और कर्तव्यों के उचित निर्वाह की शपथ ग्रहण करता है। संविधान और विधि के संरक्षण, परिरक्षण, प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। संरक्षण यानी टू प्रोटेक्ट, बनाए रखना। परिरक्षण यानी नष्ट होने से बचाना। प्रतिरक्षण यानी किसी भी तरीके के बाहरी हमलों से बचाना। बाहरी हमलों का मतलब है कि कोई ऐसा कानून न बनने पाए जो संविधान और कानून के विपरीत हो। ये सब देखना राज्यपाल की जिम्मेदारी है। और राज्य की जनता की सेवा में निरंतर लगे रहने की ये शपथ लेने के बाद वो पदभार ग्रहण करता है। सेवा शर्तें भी हैं राज्यपाल के लिए। आर्टिकल 158 राज्यपाल की सेवा शर्तें हैं। नियुक्ति आर्टिकल 155 है। राज्यपाल की सेवा शर्तें बताई गई हैं कि वह संसद या राज्य विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। वही बातें जैसे राष्ट्रपति के लिए हैं, पढ़ी हमने, वैसे ही आइडेंटिकल है। वह राष्ट्रपति या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। यदि ऐसा सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाए तो यह मान लिया जाएगा कि उसने वह सदस्यता त्याग दी है। दूसरी बात, लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है प्री के एग्जाम के लिए, हम लोगों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में पढ़ा था, योग्यता में भी पढ़ा था कि वह लाभ का पद धारण नहीं करेगा, लाभ के पद पर नहीं होगा। और सेवा शर्तों में भी लिखा था। राज्यपाल के लिए योग्यता में लाभ का पद नहीं लिखा है, ध्यान रखना। केवल सेवा शर्तों में लिखा है कि वह लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये छोटी छोटी सी बारीकियां होती हैं प्री के एग्जाम के लिए ध्यान में रखते हुए। तो सेवा शर्तों में लिखा है। संसद विधि बनाती है। विधि के माध्यम से राज्यपाल के वेतन भत्ते सेवा शर्तों का निर्धारण करती है। निःशुल्क आवास मिलता है इसे। और पदावधि के दौरान, कार्यकाल के दौरान इसके वेतन भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। अब एक प्रश्न ये उठा कि अगर किसी राज्य के राज्यपाल को एक राज्य के अतिरिक्त दूसरे राज्य का भी चार्ज दे दिया जाए, यानी कम से कम 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाए, तो क्या उसे 2-2 सैलरी मिलेगी? तो नहीं, 2-2 सैलरी नहीं मिलेगी। आर्टिकल 158 में ही अमेंडमेंट के माध्यम से ये प्रावधान जोड़ा गया कि अगर राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का चार्ज मिलता है तो उसके वेतन भत्ते उन राज्यों के बीच उसी अनुपात में बांट दिए जाते हैं जो अनुपात राष्ट्रपति निर्धारित करे। सामान्यतः बराबर बराबर। कहने का मतलब है कि मान लो अगर बिहार के राज्यपाल को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का भी चार्ज दे दिया जाए तो आधी सैलरी बिहार देगा, आधी सैलरी उत्तर प्रदेश देगा। कहने का आशय ये है। तो ये राज्यपाल के सेवा शर्तों के बारे में प्रावधान है। राज्यपाल का कार्यकाल आर्टिकल 156 राज्यपाल कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। यह बेहद महत्वपूर्ण है। एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और अगर राष्ट्रपति का प्रसाद बना रहेगा तो 5 वर्ष तक अपना पदभार ग्रहण करेगा। अगर राष्ट्रपति का प्रसाद बना रहेगा तो 5 वर्ष तक अपना पदभार ग्रहण करेगा। तो
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पदभार ग्रहण करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा बनी रहेगी तब तक राज्यपाल पद पर रहेगा। अब राष्ट्रपति की इच्छा का मतलब, राष्ट्रपति की कोई इच्छा होती नहीं, तो राष्ट्रपति की इच्छा का मतलब है मंत्रिपरिषद की इच्छा, क्योंकि मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही नियुक्ति होगी। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब हो गया मंत्रिपरिषद की इच्छा बने रहने तक वो पद पर बना रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि राज्यपाल के कार्यकाल को पॉलिटिकली मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन भी हो सकता है। इसीलिए पॉलिटिकल मैनिपुलेशन ना हो, प्रसाद पर्यंत की उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या की है हरगोविंद बनाम रघुकुल तिलक के मामले में। हरगोविंद बनाम रघुकुल तिलक के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल के कार्यकाल को कोई संवैधानिक संरक्षण नहीं दिया गया है। यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि राज्यपाल को हटाने का कोई तरीका संविधान में नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, जब राष्ट्रपति चाहे पद से हटा दे, इसका अर्थ यह हुआ। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये केवल नियुक्ति का एक तरीका है, राज्यपाल के कार्य करने का तरीका है। इसका आशय राज्यपाल के पद को राष्ट्रपति के अधीन बनाना नहीं है। राज्यपाल के पद को राष्ट्रपति के अधीन बनाना नहीं है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के अधीन पद नहीं है। राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के अधीन पद नहीं है, यह एक स्वतंत्र पद है और राज्य का संवैधानिक मुखिया है। जैसे राष्ट्र का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति है, वैसे राज्य का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल है। यह राज्यपाल के पद को राष्ट्रपति के अधीन नहीं बनाता। राज्यपाल राष्ट्रपति का अधीनस्थ नहीं है, राज्यपाल राष्ट्रपति का एजेंट नहीं है। न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया। और अगर राज्यपाल को हटाना है तो बीपी सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में आगे चल के उच्चतम न्यायालय ने इसे और क्लियर कह दिया। न्यायालय ने कहा यह बात ठीक है कि राज्यपाल के कार्यकाल को कोई संवैधानिक संरक्षण नहीं है और संविधान यह नहीं बताता कि राज्यपाल को कैसे पद से हटाया जाएगा, लेकिन जब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं है कि इसका दुरुपयोग हो। इसलिए इसका सदुपयोग तभी हो सकता है जब राज्यपाल को मनमाने तरीके से न हटाया जा सके। इसलिए न्यायालय ने कहा कि यदि राज्यपाल को पद से हटाना है तो उचित स्पष्टीकरण देना होगा। बिना उचित स्पष्टीकरण के, युक्तियुक्त आधारों के राज्यपाल को पद से हटाया नहीं जा सकता। और मान लो हटा दिया तो न्यायालय ने कहा हम है ना, अगर हटा दिया तो क्यों? क्योंकि राज्यपाल के लिए मनमाने तरीके से शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता। तो अगर राज्यपाल को मनमाने तरीके से हटा दिया जाए तो राज्यपाल के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वह राष्ट्रपति के इस निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे सकता है। तो न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से, चूंकि राज्यपाल बड़ा कंट्रोवर्शियल पोस्ट बनकर उभरा है, रहा तो नहीं है, लेकिन हमारी जो कार्य करने की संस्कृति रही है, उस कार्य करने की संस्कृति ने राज्यपाल के पद को विवादों में ला दिया है। तो न्यायालय ने अपने निर्णयों के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि राज्यपाल को अराजनीतिक बनाया जाए और राजनीतिक हस्तक्षेप से उसे मुक्त किया जाए। तो हरगोविंद का निर्णय और बीपी सिंघल के मामले में जो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है, ये इसी दिशा में उठाया गया कदम है राज्यपाल के लिए। तो हरगोविंद बनाम रघुकुल तिलक मैं लिख देता हूं। हरगोविंद बनाम रघुकुल तिलक का मामला है एक, और दूसरा मामला है बीपी सिंघल का। से भारत संघ। ये राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। अब राज्यपाल के विशेषाधिकार भी हैं। आर्टिकल 361 अनुच्छेद 361 राज्यपाल के विशेषाधिकारों का वर्णन करता है। हम लोगों ने राष्ट्रपति में पढ़ा है, ठीक वैसे ही है, उसी तरीके से
हम रिपीट कर देते हैं, फिर से रिवाइज करा देते हैं आपको। आर्टिकल 361 ये कहता है कि राज्यपाल पद पर रहते हुए उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उस पर न्यायालय में मुकदमा नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 2025 के मामले में कि यह राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों से इम्यूनिटी देता है। राज्यपाल संवैधानिक प्रधान के रूप में जो जिम्मेदारियां निभाएगा, ऑफिशियल कैपेसिटी में रहते हुए उसे चुनौती दी जा सकती। दूसरी बात, राज्यपाल पर पद पर रहने के दौरान कोई क्रिमिनल मुकदमा दर्ज नहीं होगा, क्रिमिनल केस दर्ज नहीं होगा। और यदि पहले से कोई क्रिमिनल केस दर्ज है और उस व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया गया, तो राज्यपाल पद पर रहने के दौरान उस मामले में सुनवाई नहीं की जाएगी, सुनवाई बंद रखी जाएगी। पद से हटने के बाद फिर शुरू होगी, उस दौरान नहीं होगी। कोई भी न्यायालय राज्यपाल को गिरफ्तार करने के लिए आदेश जारी नहीं कर सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि राज्यपाल पर केवल सिविल मुकदमा दायर किया जा सकता है, सिविल केस फाइल हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 महीने की पूर्व नोटिस देने के बाद, 2 महीने की पूर्व नोटिस देकर के राज्यपाल पर सिविल सूट फाइल हो सकता है, सिविल मुकदमा किया जा सकता है। ये प्रावधान संविधान में किए गए हैं आर्टिकल 361 में। क्या शक्तियां होती हैं राज्यपाल की? राज्यपाल की शक्तियों में सबसे पहले हम लोग राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स, जैसे राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों का वर्णन किया गया है, वैसे ही राज्यपाल की भी कार्यकारी शक्तियों का वर्णन है। लिटिल बिट डिफरेंसेस हैं, वहां पर चर्चा करते हैं हम लोग। इसका मतलब हमने ये इसलिए बताया, जैसे राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है, नाम मात्र का प्रधान है, वैसे राज्यों में भी राज्यपाल भी नाम मात्र का प्रधान है। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य, ये ऐसे महत्वपूर्ण केसेस हैं, लीडिंग केसेस हैं, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान है, औपचारिक प्रधान है। वह वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करना होगा। तो इसी बात को संविधान में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 154 ये कहता है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, आर्टिकल 154 कहता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करेगा। कैसे करेगा बच्चों? इसके लिए आर्टिकल 163 निर्मित किया गया है। ये वैसे ही है जैसे राष्ट्रपति के लिए हम लोगों ने आर्टिकल 74 क्लॉज 1 पढ़ा है, वैसे ही आर्टिकल 163 क्लॉज 1 है। एक और डिफरेंस है यहाँ पर, कुछ और भी है, आगे चर्चा करेंगे। 74 क्लॉज 1 में राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, उसकी सलाह पर राष्ट्रपति काम करेगा, बाध्यकारी है। 163 क्लॉज 1 की भाषा थोड़ी डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? ध्यान से सुनो। आर्टिकल 163 क्लॉज 1 ये कहता है कि उन समस्त बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल से विवेकानुसार कार्य करना अपेक्षित है, अन्य बातों पर सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो अब ये आर्टिकल 74 क्लॉज 1 जो राष्ट्रपति के लिए हमने पढ़ा था, उससे ये डिफरेंट है, उससे ये अलग है।
कैसे अलग है? संविधान राष्ट्रपति को विवेक से कार्य करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन संविधान राज्यपाल को विवेक से कार्य करने की इजाजत देता है। राज्यपाल को विवेक से कार्य करने की अनुमति देता है और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल से विवेक के अनुसार कार्य करना अपेक्षित है, अन्य बातों पर सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। इसका मतलब यह है कि संविधान राज्यपाल से यह अपेक्षा करता है कि वह विवेक से कार्य करे। कैसे? अभी चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल 163 ये सहायता एवं सलाह हेतु मंत्रिपरिषद है। सहायता और सलाह हेतु मंत्रिपरिषद है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है और राज्यपाल इसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। एक डिफरेंस और है बच्चों यहां पर। राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा था कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दी गई है। ऐसा कोई चेंज यहां राज्यपाल के लिए नहीं है। यह प्रभाव राज्यपाल के लिए नहीं, पहली बात। दूसरी बात, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति किसी विषय को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, जो सलाह मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को दी है। राज्यपाल के लिए भी ऐसा कोई प्रावधान बच्चों संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। ये कुछ बातें हैं, थोड़े छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं, ध्यान में रखना पड़ता है प्री के एग्जाम के लिए, वरना गलतियां हो जाती हैं। तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान है और आर्टिकल 154 और 163 दोनों मिलकर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि राज्यपाल संवैधानिक प्रधान है और मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान है। किन विषयों पर राज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, आर्टिकल 162 ये कहता है कि उन समस्त विषयों पर जिन पर राज्य विधानमंडल विधि बना सकता है, राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल विधि बना सकता है वे विषय 7th शेड्यूल में ऑलरेडी मेंशन है, वहां पर लिखे गए हैं। तो उन्हीं विषयों पर राज्यपाल को कार्यकारी शक्ति प्रयोग करने का अधिकार है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, आर्टिकल 166 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी। राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी। वैसे ही है जैसे 77 है राष्ट्रपति के लिए। दूसरी बात, राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कैसे करेगा, इसके लिए वह नियम बनाएगा। अगर राज्यपाल ने कोई नियम बना दिया है और उस आधार पर कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किया गया है, तो उस शक्ति को इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जाएगा कि यह राज्यपाल के द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित नहीं है। और तीसरी बात कि राज्य सरकार की कार्यवाही के सरल संचालन के लिए, सुविधाजनक संचालन के लिए और मंत्रियों के बीच विभागों के वितरण के लिए नियम राज्यपाल बनाता है। ये राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां बिल्कुल आइडेंटिकल है प्रेसिडेंट के, जैसे हमने पढ़ी। कहीं कहीं थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं। एक बात और ध्यान रखना है यहां पर कि राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, चांसलर होता है। अर्थात राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनका वो मुखिया होता है, प्रधान होता है। वाइस चांसलर की नियुक्ति करना राज्यपाल का अधिकार होता है। लेकिन विगत वर्षों में राज्यपाल की यह शक्ति विवादों में घिर गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल, केरल, कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने राज्य में विधानमंडल में ऐसे विधेयक पेश किए और पारित कर दिए जिसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं रहेगा, मुख्यमंत्री रहेगा। हालांकि राज्यपालों ने अनुमति नहीं दी ऐसे विधेयक पर, इसलिए वो विवादों में रहे। तो ये भूमिका विवादों में आई। हालांकि ये दूषित प्रवृत्ति है, अच्छा नहीं है,
राज्यों के मुख्यमंत्रियों का यह कदम उचित नहीं है, क्योंकि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए यह व्यवस्था ज़्यादा कारगर है जो बनी हुई है। मुख्यमंत्रियों का हस्तक्षेप बढ़ेगा तो राज्य की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें गिरावट आ सकती है यदि मुख्यमंत्री संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर राज्य में शासन करने लगे तो, क्योंकि ऐसा कभी कभी देखा गया है राज्यों में, इसलिए उस अनुभव के आधार पर ये कहा जा सकता है। ये मामला न्यायालयों में भी विवादों में है रहा है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का मुखिया है, इसलिए राज्य की कार्यपालिका का मुखिया होने के नाते वह राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता है और उन्हें पद से हटा सकता है। जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, ये राज्यपाल का कार्य है और इन्हें पद से हटाने का अधिकार भी उसे है। लेकिन दो ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्हें राज्यपाल नियुक्त तो करता है लेकिन पद से हटा नहीं सकता। कौन से दो पदाधिकारी हैं? पहला, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त तो करता है, पद से हटा नहीं सकता। राज्य में जो पंचायतों और नगरपालिकाओं का चुनाव कराता है अर्थात राज्य निर्वाचन आयोग, उस राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल नियुक्त तो करता है लेकिन उन्हें पद से हटा नहीं सकता। इन्हें पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, जिससे इन पदों की निष्पक्षता बनाए रखी जा सके और इन्हें पॉलिटिकली मैनिपुलेट होने से बचाया जा सके। तो निर्वाचन डेमोक्रेसी की बैकबोन है इसलिए, और जो लोक सेवाएं हैं वो हमारी देश की बैकबोन है, इसलिए ये व्यवस्था की गई। अब अभी हमने बताया राज्यपाल की विवेकी शक्तियों के बारे में कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि उन समस्त बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल से विवेक के अनुसार कार्य करना अपेक्षित है, अन्य बातों पर सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका मतलब यह है कि राज्यपाल को विवेक से कार्य करने की छूट आर्टिकल 163 क्लॉज 1 प्रदान करता है। यह कहता है कि राज्यपाल विवेक से कार्य करे, संविधान के अनुसार लेकिन करे, संविधान के अतिरिक्त नहीं कर सकता। संविधान के अनुसार यदि राज्यपाल ने विवेक से कार्य किया है तो आर्टिकल 163 क्लॉज 2 ये कहता है 163 क्लॉज 2 ये कहता है कि यदि राज्यपाल ने विवेकानुसार कोई कार्य किया है, निर्णय लिया है, तो उसे न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी, न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि उसे विवेक से कार्य करना था या नहीं। यानी अगर राज्यपाल को विवेक से कार्य करना है, राज्यपाल ने निर्णय ले लिया तो उसका निर्णय अंतिम है। न्यायालय इस बात की जांच नहीं करेगा कि उसे विवेक से कार्य करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। लेकिन संविधान में वो बातें लिखी गई हैं मोटे तौर पर। अब इससे तो दुरुपयोग की संभावना जन्म ले सकती है, इसलिए न्यायालय ने यह कहा है कि राज्यपाल जिन विषयों पर विवेक से कार्य करेगा, न्यायालय यह जांच तो नहीं करेगा कि उसे विवेक से कार्य करना था या नहीं, लेकिन न्यायालय ने इस कहा कि वह इस बात की जांच अवश्य कर सकता है कि कहीं राज्यपाल ने अपने विवेक का दुरुपयोग तो नहीं किया है, कहीं राज्यपाल ने अपने विवेक का दुरुपयोग तो नहीं किया है। इस बात की जांच न्यायालय कर सकता है, न्यायालय ने कहा है इस बात को। तो विवेकी शक्ति का मतलब ये नहीं है कि दुरुपयोग हो सके। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ विवेकी शक्तियों के बारे में लिख दिया गया है राज्यपाल के लिए। कौन कौन सी विवेकी शक्तियां हैं? जैसे आर्टिकल 167 ये कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से कोई सूचना मांग सकता है राज्य सरकार की कार्यवाही के विषय में, जो विधेयक पेश किए जाने हैं उनके विषय में राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचनाएं मांग सकता है। दूसरी बात, राज्यपाल मुख्यमंत्री को कह सकता है कि अगर किसी विषय पर किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है तो वह पूरी मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए रखा जाए। अगर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है और करना जरूरी है तो राज्यपाल का यह विवेक है कि वह मुख्यमंत्री को ऐसा निर्देश दे सकता है और मुख्यमंत्री अवश्य करेगा। फिर ऐसा नहीं है कि उसकी बात अनसुना करेगा। संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के प्रावधान हैं
जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान हैं, वहाँ पर राज्यपाल को कार्य करने के लिए विवेक से अधिकार दिए गए हैं। विवेकानुसार अधिकार देने का मतलब ये है, या यूँ कहें कि विवेकी शक्तियों का मतलब ये है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य नहीं करेगा। ऐसे क्षेत्रों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य नहीं करेगा, अपनी मर्जी से करेगा। तो उसे विवेकी शक्तियाँ कहते हैं कि वो राज्यपाल की विवेकी शक्तियाँ हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से नहीं करेगा। इसी तरीके से असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम, इन राज्यों में जो खनिज के उत्खनन है, एक्सप्लोरेशन है, उनसे जो होने वाली रॉयल्टी का निर्धारण है, वो भी राज्यपाल करता है। और अगर इससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, विवाद है, तो उनका समाधान भी राज्यपाल करता है। कुछ अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं भी हैं। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपालों को यह अधिकार दिया गया है कि महाराष्ट्र में राज्यपाल मराठवाड़ा और विदर्भ के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना कर सकता है। गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र के क्षेत्र के लिए अलग विकास बोर्ड स्थापित कर सकता है। ये महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपालों को विवेकाधीन शक्ति दी गई है आर्टिकल 370 में। इसी तरीके से आर्टिकल 371 में नागालैंड के राज्यपाल को ये अधिकार दिया गया है कि वो नगा हिल, नगा पहाड़ी का क्षेत्र और तेनसांग पहाड़ी क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में, शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नागालैंड बड़े लंबे समय से इंसर्जेंसी का शिकार रहा है, उपद्रव, विप्लव, कुछ भी कह लो, उसका शिकार रहा है। इसी तरीके से अन्य सिक्किम के लिए ये प्रावधान किया गया कि सिक्किम का जो राज्यपाल है वो सुशासन के लिए, अच्छे शासन के लिए और जो सिक्किम में रहने वाले लोग हैं उनके समाज कल्याण और उनकी उन्नति के लिए कोई भी नियम अलग से बना सकता है। सिक्किम के लिए प्रावधान, मणिपुर के लिए प्रावधान है कि मणिपुर के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उन पर्वतीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए वहाँ के राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को अरुणाचल प्रदेश में शांति व्यवस्था को बनाए रखने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक रीजन में एक अलग विकास बोर्ड स्थापित करने की शक्ति दी गई है उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। तो इसी तरीके से संविधान में ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में ही वर्णित है, ये सारे प्रावधान। तो संविधान में ही राज्यपालों के लिए अलग से शक्तियों का उल्लेख कर दिया गया कि ऐसे अवसरों पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य नहीं करेगा, अपनी मर्जी से कार्य करेगा। तो मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य नहीं करेगा तो हम लोगों ने कह दिया कि विवेकी शक्तियां हैं ये इसकी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। ये तो शक्तियां संविधान में लिखी हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे भी अवसर हैं जो संविधान में लिखे नहीं हैं, लेकिन राज्यपाल प्रयोग करता है, कर सकता है और करता है। जैसे संसदीय परंपरा है कि विधानसभा चुनावों में जिस दल को बहुमत मिलेगा उस बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाएगा। लेकिन अगर मान लो बच्चों किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा? विधानसभा के चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा? तो राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री बनाएगा? तो फिर यहाँ राज्यपाल का विवेक है, सबसे बड़े दल के नेता को बुलाए, गठबंधन के नेता को बुलाए, कौन वाले गठबंधन को बुलाए, चुनाव के पहले वाले, चुनाव के बाद वाले, ये सब उसका विवेक है। दूसरी बात, अगर मुख्यमंत्री अचानक त्यागपत्र दे दे, मृत्यु हो जाए, नेतृत्व की किसी भी तरीके की अनिश्चितता हो, तो वहां राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा अगर मान लो विधानसभा में मुख्यमंत्री ने अपना विश्वास खो दिया, सरकार गिर गई और मुख्यमंत्री त्यागपत्र देना ही नहीं चाहता, कुर्सी से चिपका बैठा हुआ है कि छोड़ूंगा नहीं मैं कुर्सी, तो फिर राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है ऐसी दशा में। तो वहां वो विवेक का प्रयोग करेगा अपने लिए। अगर सरकार ने यानी मुख्यमंत्री ने, मंत्रिपरिषद ने विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया है और राज्यपाल को सलाह दी है कि वो विधानसभा को भंग कर दे,
तो राज्यपाल जरूरी नहीं है कि वो मंत्रिपरिषद की राय मान ले, वहाँ राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। तो ये सब बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं है, लेकिन ऐसे अवसरों पर राज्यपालों ने विवेक का प्रयोग किया है और वह भारतीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उचित है, तर्कसंगत है, बशर्ते यहाँ राजनीतिक झुकाव प्रदर्शित न किया जाए और मनमाने तरीके से शक्तियों का प्रयोग न किया जाए। अगर राजनीतिक झुकाव होगा या मनमाने तरीके से शक्तियों का प्रयोग होगा तो भी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि न्यायालय है ना, फिर उच्चतम न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय मामलों की जांच कर सकता है और राज्यपाल के निर्णय को असंवैधानिक कर सकता है और समाप्त कर सकता है। इसके बाद राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यपाल की विधायी शक्तियों के नाम पर केवल एक पावर दी गई है और वह है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस। जो हम लोगों ने राष्ट्रपति में ऑर्डिनेंस पढ़ा भी है, उसी का रेप्लिका है ये। तो लेकिन हम लोग अन्य शक्तियों के बारे में, अन्य बातों के बारे में हम लोग निर्णय निकाल लेते हैं। जैसे राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है, आर्टिकल 168 कहता है। तो राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत करना, जैसे राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता था, ऐसे राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत करना यानी बैठक बुलाना और सत्रावसान करना, बैठकों के समापन की घोषणा करना। जो राज्य की विधानसभा है उसको भंग करना। विधानमंडल और विधानसभा अलग अलग चीज है। जो राज्य का विधानमंडल होता है उस विधानमंडल के 3 अंग होते हैं राज्य के। एक होता है राज्यपाल, ये भी राज्य विधानमंडल का अंग है, आर्टिकल 168 कहता है। दूसरी है विधानसभा, ये सभी राज्यों में होती है। ये 2 अंग सभी राज्यों में होते हैं। राज्यपाल और विधानसभा सभी राज्यों में होते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद भी बनाई गई है। जो बड़े राज्य हैं उनके लिए प्रावधान है विधान परिषदें बनाने का। तो जैसे वर्तमान समय में केवल 6 राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में केवल विधान परिषदें हैं। तो 6 राज्यों में विधानमंडल में विधान परिषद भी शामिल है। तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल के बैठकें बुलाता है, सत्रावसान करता है और विधानसभा भंग कर सकता है, क्योंकि विधान परिषद राज्यसभा की तरीके से है, कभी भंग नहीं होती, कभी भंग नहीं होती, सदस्यों में निरंतरता बनी रहती है। लेकिन विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है पहले अधिवेशन की तारीख से, इसलिए विधानसभा 5 वर्ष से पहले भी भंग की जा सकती है। तो राज्यपाल भंग कर सकता है विधानसभा को। तो विधानमंडल की बैठकें बुलाता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानमंडल को संबोधन कर सकता है। राज्यपाल विधानमंडल में संबोधन कर सकता है, विधानमंडल को कोई संदेश भेज सकता है। वैसा ही है जैसे राष्ट्रपति में पढ़ा था हम लोगों ने। विधानमंडल में अनिवार्य संबोधन, 2 अवसरों पर राज्यपाल विधानमंडल को अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। कौन से 2 अवसर हैं? प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र पढ़ा है हम लोगों ने राष्ट्रपति के लिए, वैसे ही उसी के आइडेंटिकल है। प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र और जब विधानसभा का साधारण निर्वाचन संपन्न हो, तो साधारण निर्वाचन के बाद जब विधानसभा की प्रथम बैठक बुलाई जाती है तो वह राज्यपाल के अभिभाषण से ही शुरू होती है।
तो 2 अवसरों पर राज्यपाल अवश्य संबोधन करता है, बाकी उसकी मर्जी है कि वह विधानमंडल को संबोधन करे और संदेश भेजे। कुछ विधेयक राज्यपाल की अनुमति से पेश होते हैं, जैसे राज्यों में धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से पेश होता है। राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के संरक्षण में होती है, वित्तीय शक्तियों के रूप में हम कह सकते हैं। राज्य में जो बजट है, ये विधायी वित्तीय शक्तियां दोनों के अंतर्गत आता है। राज्य में बजट है, वो राज्यपाल राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करवाता है, राज्यपाल की जिम्मेदारी है। जैसे वहां राष्ट्रपति की जिम्मेदारी थी, वैसे यहाँ राज्यपाल की जिम्मेदारी। राज्यपाल विधेयकों पर अनुमति देगा तभी कानून बनेंगे विधेयक। जैसे राष्ट्रपति अनुमति देता है तो कानून बनते हैं, वैसे ही राज्यपाल अनुमति देता है तो कानून बनते हैं। अब राज्यपाल अनुमति कैसे देता है, ये ध्यान से सुनो। क्यों? क्योंकि अभी जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का केस आया 2025 में, राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे थे उच्चतम न्यायालय से, और उसमें जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में उच्चतम न्यायालय ने कहा, उसने राज्यपाल के संबंध में चीजें बदल दी। विधेयकों पर अनुमति, जब राज्यपाल विधेयकों पर अनुमति देता है तभी विधेयक कानून बनते हैं। तो राज्यपाल कैसे अनुमति देता है? अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 2025। हम लोग पढ़ते थे कि राज्यपाल को 4 शक्तियां दी गई हैं, कि राज्यपाल विधेयकों पर अनुमति दे सकता है, रोक सकता है और पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, राष्ट्रपति को के लिए आरक्षित कर सकता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, राज्यपाल के लिए जो रोकना है वह अलग से स्वतंत्र रोकना नहीं है, बल्कि राज्यपाल के लिए रोकने का मतलब रिटर्न करना और रिजर्व करना है। तो 3 शक्तियां हैं अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। किताबों में 4 लिखी मिलती हैं, हम लोग भी 4 ही कहते थे, लेकिन नई व्याख्या अभी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में उच्चतम न्यायालय ने की कि राज्यपाल या तो विधेयकों पर अनुमति देगा, इसलिए हमने कहा इसे ध्यान से समझ लेना, अनुमति देगा तो फिर कानून बन जाएगा, या विधान मंडल को पुनर्विचार हेतु वापस भेजेगा। लेकिन यहां पर 2 बातें ध्यान रखने योग्य है। एक तो धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को यह पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, राष्ट्रपति भी नहीं भेज सकता, यह भी नहीं भेज सकता। और जब पुनर्विचार के बाद वापस आएगा तो फिर राज्यपाल अनुमति देगा। और तीसरी बात, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। अब यह हमेशा विवादों में रहा है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए कौन कौन से विषय आरक्षित कर सकता है। आर्टिकल 200 कहता है केवल एक विषय, केवल एक विषय, कि जब उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करने वाला विधेयक, अगर उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करने वाला कोई विधेयक है, उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करने वाला कोई विधेयक है, तो वो विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। वो विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा कौन कौन सा विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करेगा, संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। अलग अलग राय है। हालांकि सोली सोराब जी, जो भारत के अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, उन्होंने अपनी बुक में इसकी एक लंबी
चौड़ी लिस्ट तैयार की। उन्होंने कहा कि अगर कोई विधेयक संविधान के विरुद्ध है, अल्ट्रा वायरस है, अगर कोई विधेयक राष्ट्रहित के विरुद्ध है, अगर कोई विधेयक लोकहित के विरुद्ध है, अगर कोई विधेयक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए बाध्यकारी होते नहीं, तो अगर कोई विधेयक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध है, या अगर कोई विधेयक संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31 क्लॉज ए जिसका वर्णन करता है फंडामेंटल राइट में, संपत्ति के अधिग्रहण, अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित है, तो ऐसे विधेयकों को राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जा सकता है, रिजर्व किया जा सकता है। लेकिन ये लिस्ट सोली सोराब जी की लिस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। संविधान में केवल और केवल एक प्रावधान है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए यह विषय आरक्षित किया जा सकता है, बाकी नहीं। अब अगर कोई विषय राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लिया गया, तो अगर कोई विषय राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लिया गया, तो आर्टिकल 201 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया है, या तो राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है, या राष्ट्रपति अनुमति रोक सकता है, या राष्ट्रपति उस विधेयक को राष्ट्रपति अपने कमेंट लिखेगा और कमेंट के साथ राज्यपाल को निर्देश देगा, राज्यपाल को निर्देश देगा कि विधानमंडल में प्रस्तुत करवाए, विधानमंडल में भेजे। राष्ट्रपति की टिप्पणी के साथ, राष्ट्रपति उस पर अपने कमेंट लिखेगा और कमेंट के साथ जब विधानमंडल में वो विधेयक आएगा, तो विधानमंडल को 6 माह के भीतर विचार करना होगा। छह महीने के भीतर विचार करना होगा, जिस तारीख को विधानमंडल को विधेयक मिला है। 6 महीने के भीतर विचार करके विधानमंडल वापस भेज भी सकता है और नहीं भी भेज सकता। नहीं भेजेगा तो कानून नहीं बनेगा। लेकिन अगर 6 माह के भीतर विधानमंडल ने विचार करके विधेयक को वापस राज्यपाल के पास भेज दिया और राज्यपाल ने फिर से इसे राष्ट्रपति को दे दिया, तो फिर अब राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह अनुमति दे या अनुमति रोक ले, अनुमति दे या अनुमति रोक ले। तो इस प्रकार अगर किसी भी विषय को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है, तो ये प्रक्रिया अपनाई गई है। यह अक्सर विवादों में रहा है, क्योंकि राज्य सरकार विधेयक बनाना चाहती, कानून बनाना चाहती है, तभी विधेयक पेश करती है। जब राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल आरक्षित कर लेता है, तो विवादों में घिर जाता है। इसके बाद जो अंतिम शक्ति है राज्यपाल की, वह है क्षमादान की शक्ति या न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की ही तरीके से है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। आर्टिकल 161 कार्यकारी शक्ति का ही भाग है, एग्जीक्यूटिव पावर का ही भाग है, और ये राज्यपाल राष्ट्रपति की ही तरीके से क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करता है। किंतु अंतर यह है कि राज्यपाल संघ के कानूनों के अंतर्गत इन शक्तियों का प्रयोग करता है, राज्यपाल राज्य के कानूनों के अंतर्गत इन शक्तियों का प्रयोग करता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर बच्चों, राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है और सेना न्यायालय के दंड को भी क्षमा कर सकता है, पार्डन कर सकता है। राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता, राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। बाकी लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंब, वो सारी शक्तियों का प्रयोग वो वैसे ही करता है जैसा हम लोगों ने राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ रखा है। ये राज्यपाल की शक्तियां हैं जो हम लोगों ने पढ़ी। राज्यपाल की भूमिका अक्सर विवादों में रही है।
दो भूमिका है राज्यपाल की, एक तो संवैधानिक प्रधान के रूप में कि वह राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, और दूसरा वह कभी कभी राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करने लगता है, जिसकी संविधान में अपेक्षा तो नहीं है। लेकिन यही भूमिका इसकी विवादों में घिर जाती है, यही भूमिका इसकी विवादों में घिर जाती है, क्योंकि राज्यपाल के कार्यकाल को कोई संरक्षण दिया नहीं गया है। इसलिए यह देखा गया है कि राज्यपाल राजनीतिक रूप से मैनिपुलेट हो जाता है, एक बात। दूसरी बात, जो राजनीति में सक्रिय भाग लेने वाले लोग रहे हैं, उनको राज्यपाल नियुक्त किया जाता रहता है। हालांकि यहाँ दो बातें हैं। राज्यपाल के पद पर अगर नौकरशाहों को, रिटायर्ड नौकरशाह, रिटायर्ड न्यायाधीश, इनको नियुक्त किया जाता है, तो ये कहा जाता है कि भाई ये लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि ये लोग तो ब्यूरोक्रेसी और उस वाले पार्ट के हैं, राजनीति के हिस्से नहीं हैं। राजनीति के हिस्से हो तो लोकतंत्र, तो तभी लोकतांत्रिक माना जाएगा। तो अजीब सी बात है। तो इसको कुछ लोगों की राय है कि न्यायाधीशों को या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को अगर राज्यपाल बनाना है तो ये अलोकतांत्रिक होगा। लेकिन अगर राजनेताओं को राज्यपाल बनाना है तो ये भी विवादित है। यहाँ तक कि सरकारी आयोग ने तो ये कह दिया कि जो 2 साल से सक्रिय राजनीति में ना रहे हों उन्हें ही राज्यपाल बनाया जाए, क्योंकि जब राजनेताओं को राज्यपाल बनाया जाता है तो वो अपने राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पर, या यूं कहें कि अपने राजनीतिक दल की भावना के आधार पर काम करने लगते हैं, या संघ में शासन करने वाले राजनीतिक दल की भावना के अनुरूप कार्य करने लगते हैं। तो फिर राज्यपालों का पद विवादों में आ जाता है। तो ये जो भूमिका है राज्यपालों की, वो कंट्रोवर्शियल है। अथवा संवैधानिक प्रधान के रूप में जहां राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं, जब राज्यपाल उन विवेकाधीन शक्तियों का यदाकदा प्रयोग करता है, जैसे राष्ट्रपति के लिए विधेयकों को आरक्षित करना, ये भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है, तो यह प्रायः विवादों में घिरती रही है। और जब भी राज्यपालों की ऐसी भूमिका विवादों में घिरी है तो इस पर मुकदमेबाजी हुई है, न्यायालय में वाद गए हैं, न्यायालय ने निर्णय सुनाए हैं। वो तो अलग बात है कि न्यायालय ने निर्णय दे दिया, लेकिन इसने राज्यपाल के पद और भूमिका को तो विवादित बना ही दिया। जब जब राज्यपालों ने संघ में शासन करने वाले दल की इच्छा के अनुरूप कार्य किया है, तब तब राज्यपालों की भूमिका विवादों में आई है। 1967 से पहले ऐसे विवाद नहीं थे राज्यपालों की भूमिका में। 1967 से पहले कोई विवाद नहीं था, लेकिन 1967 के बाद ही विवाद उभरे हैं। क्यों? क्योंकि 1967 से पहले संघ के स्तर पर, भारत सरकार और राज्य सरकारों के स्तर पर एक ही दल की सरकार थी, तो विवाद उत्पन्न नहीं हुए। 1967 के बाद जब राज्यों में अलग अलग दल की सरकारें बनने लगी, तो राज्यपाल की भूमिका विवादों में आने लगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि राज्यपाल की भूमिका में जो विवाद उत्पन्न हुए, उसका मुख्य कारण राजनीति ही है। और चूंकि राजनीति में, भारतीय राजनीति में निरंतर पतन आया है, लगातार पतन के लक्षण उत्पन्न हुए हैं, और इस कारण से राज्यपालों की भूमिका को लेकर विवाद भी समय समय पर उत्पन्न होते रहे हैं। तो हमें इसके लिए राजनीतिक सुधार करना होगा। राज्यपाल पद का राजनीतिकरण कर दिया गया है, पॉलिटिसाइजेशन कर दिया गया है। राज्यपाल पद के राजनीतिकरण को रोकना होगा। और मेरा तो ये मानना है कि राज्यपाल पद पर जो शिक्षाविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर्ड न्यायाधीश हैं, इन सब को भी नियुक्त करने का प्रावधान होना चाहिए, अकेले राजनेताओं को ही नहीं। तो अगर इस तरीके की व्यवस्था होगी तो राज्यपाल का जो पद है उसे राजनीति से मुक्त किया जा सकता है। और अगर राज्यपाल पद को राजनीतिकरण से बचा लिया जाए तो संभवतः राज्यपाल की भूमिका को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुए हैं वे विवाद रुक जाएंगे, और राज्यपालों की भूमिका
के विवाद के कारण ही संघ राज्य संबंधों में भी प्रायः विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। तो अगर एक जगह विवाद रुकेगा तो उसके रिफ्लेक्शंस अन्य क्षेत्रों में भी स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ेंगे। अब इसके बाद फिर मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 164, ये वैसा ही है जैसे हम लोगों ने वहां संघ में आर्टिकल 75 पढ़ा है, उसी के आइडेंटिकल ही है प्रावधान। थोड़े बहुत ही डिफरेंसेस हैं। इसलिए अगर राष्ट्रपति और संघ की मंत्रिपरिषद तैयार हो जाती है तो राज्यों की मंत्रिपरिषद और राज्यपाल तैयार करने में कोई समस्या नहीं रहती। छोटे छोटे से जो बारीक से डिफरेंसेस हैं वो हमने बीच बीच में एक्सप्लेन किए हैं, आपको अगर याद रहेंगे तो समस्या नहीं होती। आर्टिकल 164 क्लॉज 1 ये कहता है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, राज्यपाल करेगा। और राज्य के जो अन्य मंत्री हैं उन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाएगी, मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाएगी। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे करता है, हमने अभी बताया, संसदीय परंपरा है, संसदीय परंपरा के अनुरूप। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। संसदीय परंपरा का मतलब जिस दल को बहुमत मिलेगा उस दल का नेता मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन यहां पर एक विशेष बात है 164 क्लॉज 1 में। वो विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, ये 4 राज्य ऐसे हैं, इन्हें 94वें संविधान संशोधन 2006 के माध्यम से संशोधित किया गया है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बिहार भी था तो बिहार हटा दिया गया, झारखंड और छत्तीसगढ़ शामिल कर दिया गया। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों, एसटी, अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग मंत्री की नियुक्ति होगी। अनुसूचित जनजातियों के लिए शेड्यूल, क्योंकि ये ट्राइबल एरियाज हैं, रिच इन ट्राइबल एरियाज हैं, तो ट्राइब्स में रिच हैं ये, तो अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग मंत्री की नियुक्ति होगी, राज्यपाल द्वारा होगी। सिंपल सी बात है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही, मुख्यमंत्री के परामर्श से ही करता है, तो राज्यपाल करेगा। लेकिन इन 4 राज्यों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग मंत्री बनाया जाएगा। और इस मंत्री को अनुसूचित जातियों और अतिरिक्त पिछड़े वर्गों का कार्यभार भी सौंपा जा सकता है, इनको भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये आर्टिकल 164 क्लॉज 1 कहता है। आर्टिकल 164 क्लॉज 1 एक बात और कहता है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होगी, ये प्रावधान भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है, जोड़ा गया है। और मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होगी? न्यूनतम 12 होगी और अधिकतम विधानसभा की संख्या
का 15%। छोटे राज्य हैं जैसे गोवा है, 40 सीटें हैं, तो 40 का 15% तो 6 ही हो जाएगा, तो 6 से काम धाम नहीं चलेगा राज्य का। इसलिए मिनिमम 12 होने जरूरी हैं राज्य में मंत्रियों की संख्या। मैक्सिमम संख्या राज्य में मंत्रियों की 15% हो सकती है विधानसभा की संख्या की। उत्तरदायित्व, मंत्रियों का उत्तरदायित्व वैसा ही है। मंत्रियों का उत्तरदायित्व जैसे हम लोगों ने संघ के संबंध में पढ़ा है, पूरा आइडेंटिकल है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। पहली बात, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब है कि सारे मंत्री राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 164 क्लॉज 1 में ही ये बात कही गई है। और दूसरी बात, जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अपनाया गया है। विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। सामूहिक उत्तरदायित्व को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं जब संघ में पढ़ा था, इसलिए यहां हम लोग दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। शपथ मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा दिलाई जाएगी और राज्यपाल द्वारा तीसरी अनुसूची में पद और गोपनीयता की शपथ के प्रारूप दिए गए हैं, उनके आधार पर। योग्यता पूरी तरीके से वही है जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं है, 6 माह के बाद मंत्री नहीं रहेगा। 6 माह के बाद वो मंत्री नहीं रहेगा। वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल विधि बना करके तय करेगा, कानून बना करके तय करेगा कि क्या सैलरी आदि मिलनी चाहिए। तो ये मंत्रिपरिषद की रचना के बारे में प्रावधान है। अब संरचना निर्मित कैसे होती है, ये भी ब्रिटिश परंपरा ही है, हमने जो अपनाई है। जैसे वहां संघ में पढ़ा था वैसे ही है, ये परंपरा है, कहीं इसका उल्लेख नहीं है। मुख्यमंत्री होगा, डिप्टी सीएम होंगे यदि है तो, अब है परंपरा क्योंकि राजनीतिक संतुलन का पद हो गया है। कैबिनेट मंत्री होते हैं, वही सारे, बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। ये दोनों विभागों के मुखिया होते हैं। बाकी राज्य मंत्री सहयोगी मंत्री के रूप में होते हैं और उप मंत्री भी सहयोगी मंत्री के रूप में होते हैं। इस तरीके से राज्यों में भी मंत्रिपरिषद की रचना निर्मित की जाती है। तो ये राज्य की मंत्रिपरिषद के विषय में प्रावधान है। राज्य में भी मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्य, आर्टिकल 167 वैसे ही हैं जैसे प्रधानमंत्री के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति हैं। 3 कर्तव्य हैं मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्य। पहला कर्तव्य है कि राज्य सरकार की जो कार्यपालिका कार्यवाही है या राज्यों में जो विधायी कार्यवाहियां चल रही हैं, कौन से विधेयक तैयार हो रहे हैं, पेश किए जाने हैं, इन सब के बारे में समय समय पर सूचना राज्यपाल को मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाएगी। ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है, आर्टिकल 167 कहता है। दूसरी बात कि राज्यपाल इन सारे विषयों के संदर्भ में जो सूचना मुख्यमंत्री से मांगे, मुख्यमंत्री वह सूचना राज्यपाल को उपलब्ध कराएगा।
और तीसरी बात, अगर किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है और पूरी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, कभी नहीं करती, और पूरी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से ये कह सकता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक बुला करके उस निर्णय को विचार के लिए रखवाया जाए। क्यों? क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, इसलिए ऐसा कहा गया है। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि राज्यपाल यदि ऐसा करेगा तो फिर से तनाव का एक बिंदु उभर आएगा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच। तो जब जब राज्यपालों की भूमिका विवादों में होती है तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तनाव भी उभर जाते हैं। इसलिए ऐसी प्रवृत्तियों से राज्यपाल बचता है। ये 3 कर्तव्य हैं जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक संबंधों का निर्धारण भी करते हैं। तो ये राज्य की सरकार में 2 जो महत्वपूर्ण अंग हैं, राज्य का राज्यपाल और राज्य का मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कंप्लीट कर ली है। बाकी प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं, जैसे मुख्यमंत्री को भी प्रशासनिक सलाह देने के लिए मुख्य सचिव होता है, सीनियर आईएएस होता है राज्य का, कम उम्र में जो आईएएस बन जाता है, निष्पक्ष कार्यकाल होता है और बेदाग कार्यकाल होता है, सीनियर मोस्ट होता है, तो वो राज्य का मुख्य सचिव बनता है। मुख्यमंत्री नाम का चयन करता है, राज्यपाल नियुक्ति करता है, बाकी फिर वो सारे प्रशासनिक प्रावधान हैं। तो जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं, हम लोगों ने उन सारे प्रावधानों की चर्चा कर ली है। तो बच्चों, राज्य सरकार के विषय में इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।